अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम 3 खबरें लेके आए हैं। एक तो जो NA 128 है लाहौर का, जहां पर ओन चौधरी साहब जीते हैं PTI के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा साहब से। अब उस हलके के बारे में बड़ी ही डैमनिंग रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर कितनी ये मैसिव लेवल की मुबैना रिगिंग की गई है और इलेक्शन कमीशन पर भी के कंडक्ट पर भी संगीन इल्ज़ामात हैं। ज़रा ये भी आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा आपको जो जस्टिस मंसूर अली साहब ने कुछ बोला है, कुछ लिखा है, वो बहुत अहम है और वो बताता है उनका मूड कि जो उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा 12 जुलाई वाले फैसले पर। और इसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब भी अब ज़रा बोले हैं, उन्होंने भी कुछ बरहमी का इजहार किया है फ़ौज ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ये क्या मैसेज है, इस सब पर भी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं NA 128 की जो ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, NA 128 की, ये लाहौर की, ठीक है। ये पतन है एक ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शंस का ऑडिट करते हैं और ये जो तमाम ऑडिट करते हैं ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही तमाम डेटा लेते हैं। फॉर्म 45 तमाम डाउनलोड करते हैं, फॉर्म 47 करते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं सूबाई असम्बली के फॉर्म 45 को उसी हल्के की कौमी असम्बली के फॉर्म 45 से, और सारा वोटिंग टर्नआउट और सब कुछ पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग। और ये सरवर बारी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी इलेक्शन मामलात पे एक्सपर्ट हैं। पहले फाफिन के साथ होते थे, अब इन्होंने पतन के नाम से अपनी बनाई हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है, ठीक है, वो कहती है जी कि इलेक्शन को बुरी तरह बेनकाब किया है कि कितनी उधर धांधली हुई है लाहौर में, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इससे ये जाहिर होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक जमात की पूरी मदद की ये नशिस्त जीतने में, बहुत बड़े पैमाने पर, जिसे कहता है ना काम वारदात डाल के लाइक। तो वो ये कहते हैं कि जी जो 38 अभी तक उन्होंने जो हलके हैं उनकी ऑडिट किया है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, अब इन 38 में वो ये कहते हैं जी ये जो इस हलके में है 1 लाख इजाफी वोट पोल हुआ है। कितना? 1 लाख इजाफी वोट वो कहते हैं जी पोल हुआ है, ठीक है। यानी कि NA 128 में जहाँ पर ओन चौधरी साहब जीते हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनके हलके में 1 लाख वोट इजाफी पोल दिखाया गया है। यानी कि 1 लाख वोट पोल नहीं हुआ था जो जाहिर किया गया, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जो हमने कंपेयर किए उस दिन सूबाई असम्बली के हलकों के और कौमी असम्बली के हलकों में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी कोई 171 जो पोलिंग स्टेशन है NA 128 के, उनमें 80% से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट था और कई जगहों पर तो 100%, ठीक है, और कई जगहों पर 100% से भी ऊपर, ठीक है। जबकि कहते हैं कि उसी जो NA 128 है उसके नीचे 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आती हैं, वहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट है वो 41% है। कौमी असम्बली में 80%, 100% वोट पोल हो रहा है, सूबाई असम्बली में 41%। क्योंकि अब आप सब अगर वोट करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप जाते हैं तो आपको 2 बैलेट पेपर्स मिलते हैं, एक कौमी असम्बली की सीट का, एक सूबाई असम्बली की सीट का। आप दोनों पर अपनी अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को वोट डालते हैं और आ जाते हैं। ये तो हो सकता है कि कई दफ़ा लोग जो कौमी असम्बली में अगर बिलफर्ज वो एक जमात के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं तो हो सकता है सूबाई असम्बली में वो दूसरी जमात के उम्मीदवार को वोट कर दें, ये ज़रूर होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस।
लेकिन ये नहीं होता कि वो कहेंगे कि मैं कौमी असम्बली वाले को तो वोट डाल के आ रहा हूँ, सूबाई असम्बली वाला मैं बैलेट पेपर जेब में डाल के बाहर लेके आऊँगा, मैंने सूबाई असम्बली में किसी को वोट करना ही नहीं। ये होता नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है। तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं हो सकता कि सूबाई असम्बली में 41% अगर टर्न आउट है तो इसका मतलब है तकरीबन 40% लोगों ने, लेकिन 50% लोगों ने वोट डाला ही नहीं सूबाई असम्बली में और अपना बैलेट पेपर जेब में डाल के आए। इतने बड़े पैमाने पे लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को ये था कि हम कौमी असम्बली में वोट डालना चाहते हैं, सूबाई असम्बली में वोट नहीं डालना चाहते। ये होता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ये हुआ हुआ है, ठीक है, कि 171 पोलिंग स्टेशन पर NA 128 के 80 से 100% टर्नआउट था और वहीं पर सेम पोलिंग स्टेशन में सूबाई असम्बली में 41% टर्नआउट था, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि 108 पोलिंग स्टेशंस में, ठीक है, NA 128 के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में कास्ट हुए वोटों का फ़र्क 500 वोटों से ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि अगर कौमी असम्बली के 1000 वोट उसी पोलिंग स्टेशन पर पोल हुए हुए थे तो सूबाई असम्बली के 500 हुए हुए थे, ठीक है। यानी कि 500 लोगों को था कि हम कौमी असम्बली में वोट डालना चाहते हैं, सूबाई असम्बली में नहीं डालना चाहते। लॉजिक नहीं मानती, ठीक है, मुमकिन नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहां पर 90% से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोट थे उसका टर्नआउट था कौमी असम्बली में, ठीक है। फिर ऐसा भी था एक जहां पर 100% से ज़्यादा वोट पड़ गए, यानी कि 100 वोट रजिस्टर्ड थे तो एक उससे भी ज़्यादा वोट पड़ गए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ये जो साबित होती है धांधली, उसको अगर आप इन चीज़ों को मिलाएं तो फॉर्म 46 और 47, ठीक है, 171 पोलिंग स्टेशनों के, ठीक है, उनका डेटा अगर आप मिलाएं सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली की नशिस्तों के, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कितनी धांधली हुई है। फिर वो ये कहते हैं कि जी एक और चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है, कि ओन चौधरी साहब, ठीक है, जिन पोलिंग स्टेशंस पर जीतते हैं वहां पर टर्नआउट वो आसमान को छू रहा है, 80% ये वो, ठीक है। और जहां पर सलमान अकरम राजा साहब जीते हैं जिन पोलिंग स्टेशंस पर, उन पर टर्नआउट सिर्फ 40% है। यानी कि ताकि सलमान अकरम राजा साहब का अगर वो पोलिंग स्टेशन पर कुछ पर जीते भी हैं तो उनका टर्नआउट इतना लो रहे कि जिन पोलिंग स्टेशन पर ओन चौधरी साहब जीते हैं उनका टर्नआउट इतना ज़्यादा हो कि वोट का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि एक और जो चीज़ गैर मामूली थी जो इलेक्शन कमीशन के पार्ट पर वो कहते हैं कि एक कौमी असम्बली की नशिस्त के नीचे अमूमन 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें होती हैं, बहुत हो जाए तो 3 होती हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर NA 128 के नीचे 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें लगती हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की हैं। फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपने किस किस्म की हल्का बंदियाँ की थी कि एक नशिस्त के नीचे 5 सूबाई असम्बलियाँ आकर लगने लग गई, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये तो फिर जो खिलाफ वर्जी है जो हल्का बंदियों का जो असूल है जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 20 में वज़ा किया गया, ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब अब इसमें अब आगे भी आ रही है, वो कहते हैं कि NA 128 में 433 पोलिंग स्टेशन थे, ठीक है, जिनमें 6,78,139 वोट रजिस्टर्ड थे, ठीक है। और ये 6,78,139 वोट सूबाई असम्बलियों में 5 नशिस्तों में तकसीम हुए हुए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत ही गैर मामूली था, ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं कि NA 128 में, ठीक है, 77% वोटिंग जैसे कहते हैं ना टर्नआउट था 25 पोलिंग स्टेशनों पर जो PPP 156 के हैं, 77% था PP 161 के, 64% था 84 पोलिंग स्टेशनों पर PP 169 के, 70% था 44 पोलिंग स्टेशनों पर PP 170 के और 70% था 30 पोलिंग स्टेशनों पर NA PP 171 के। वो कहते हैं कि अब इसके बाद अगर आप देखें कि 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे, ठीक है, कि जहां पर जो
वोट्स कास्ट हुए, ठीक है, कौमी असम्बली में, ठीक है, वो 20,000 से ज़्यादा थे 50 पोलिंग स्टेशनों पर, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये बहुत ही गैर मामूली है कि वहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोट थे उसमें इतनी बड़े पैमाने पर लोग 50 पोलिंग स्टेशनों पर 20,000 वोट कास्ट कर गए। तो अब ये तमाम उन्होंने ढूंढ के उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी मैसिव रिगिंग नज़र आ रही है। अब एक चीज़ है कि अब ये बड़ा सादा सा मामला है। अब पतन एक ऑडिट करता है इलेक्शन कमीशन के ही डाटा से और वो पकड़ लेता है कि तो इतनी बड़ी मैसिव रिगिंग मुबैना तौर पे हुई हुई है। तो इलेक्शन कमीशन जो वो डेटा कंपाइल करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है उसको नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये इतना अब आसान मामला है, इसमें तो ना कोई वोट काउंट होना है, रिकाउंट होना है, ना कुछ होना है, सिर्फ आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 रखने हैं और उनको कंपेयर करना है। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने दिया जाए, इंडिपेंडेंट जजेस बैठे हैं, तो ये 1 हफ्ते की एक्सरसाइज है, पूरे मुल्क के इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। कराची में तमाम उम्मीदवार जमात इस्लामी से लेकर तमाम कहते हैं कि पीटीआई के लोग जीते हुए हैं, ठीक है। लाहौर में आप देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के से लेके तो ये ओन चौधरी साहब के हल्के तक, ठीक है। इस्लामाबाद के 3 हल्कों का भी आप ऑडिट देख चुके हैं, ठीक है, इसीलिए फॉर्म 45 लेके नहीं आते इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आगे। ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और फिर इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि इलेक्शन का ऑडिट होने दे, हुकूमत एक्ट में तरमीम कर रही है कि रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल बन सकता है। इलेक्शन कमीशन जल्दी जल्दी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उठाकर पीसीओ जज शकूर पराचा साहब का वो ट्रिब्यूनल बना रहा है, ठीक है। ये सबके पार्ट पर बदनीति नज़र आ रही है। और ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट ने 7 इंडिपेंडेंट माइंड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने से इनकार कर दिया, वो फटा पड़ गया। अब चीफ जस्टिस कादी फाइजा उसके ऊपर स्टे देकर बैठ गए हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि जी आप बस जाएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नहीं आई हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा उनसे मुशावरत करें और फिर जो ही आप मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे तो हम ये केस दोबारा फिक्स करके सुन लेंगे। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कितने दिन हो गए हैं वो मुशावरत करके आए हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब वो केस ही नहीं लगा रहे, ठीक है। और बात यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे स्टे दिया हुआ है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे तो जाहिर बात है ये ऑडिट भी नहीं हो रहा, हालांकि ये ऑडिट फौरी होना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ ज्यादती हुई भी है, अगर ओन चौधरी साहब की जो मैंडेट है वो क्वेश्चनेबल है, तो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए ना मैंडेट उसका। कासिम सूरी के ऊपर तो जस्टिस काजी फैसल साहब बड़ा भड़कते हैं, जो डिप्टी स्पीकर थे पीटीआई के दौर में, ठीक है, कि वो इतना अरसा कैसे स्टे के ऊपर हुकूमत कर गया, इतना अरसा कैसे स्टे के ऊपर वो कौमी असम्बली का मेंबर रह गया, इतना अरसा कैसे रह गया, उसको पेश करो, उसके वारंट, उसके फलान जदादें, ये वो। यहाँ पर अगर मैंडेट क्वेश्चनेबल है तो ये लोग इतना अरसा फिर कैसे हुकूमत किए जा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब क्या हमें समझाएंगे। और फिर अब उनका वो 12 जुलाई वाले फैसले के साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, लाइक इस क्वेश्चनेबल मैंडेट वाली असम्बली को क्या सुप्रीम कोर्ट को माले गनीमत में नशस्तें लूट कर देनी चाहिए कि वो आईनी तरमीम ला सकें, जजेस का टेन्योर बढ़ा सकें, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे सकें, इस असम्बली से लेंगे आप जिसका मैंडेट इतना क्वेश्चनेबल है, ठीक है। तो इस सब के साथ एक सेकंड लगता है ज़रा यहाँ की मेरे पास लाइट चली गई है, तो चलें कोई बात नहीं है, हम उसको ऑन कर लेते हैं लाइट को दूसरे तरीके से, ठीक है। तो अब आप ये देखिए इस क्वेश्चनेबल मैंडेट वाली असम्बली के ऊपर आप चाह रहे हैं जी कि आपको वो मिल जाए एक्सटेंशन है, और फिर आप यहाँ बात नहीं रुक रही, आप ज़रा आगे आइए, ठीक है। अब कल जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर पुलिस जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद थे, ठीक है। अब इस बेंच ने कल एक ऑर्डर लिखवाया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं जो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है या हुक्म जो होता है वो
कोई तजवीज़ नहीं होती, वो लाजिम है कि आपने उस पर अमल दरामद करना होता है। ठीक है, वो आपको कोई तजवीज़ नहीं दी जाती कि अगर आपको बेहतर लगे तो ये कर लें, अगर नहीं तो छोड़ दें। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि इस पे वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर की जाए या उसको अमल ना किया जाए, उसको मुस्तरद किया जाए, ठीक है, तो ये जो मुल्क का कानूनी निज़ाम है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, अगर आप एक फ़ैसले को मानने से इनकार कर देंगे तो फिर तो फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी, अदालत की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब अदालत की वक़्त ख़त्म हो जाएगी तो फिर अवाम क्यों माने? वो कहेंगे अगर ये नहीं फैसला मानते तो हम भी क्यों माने अदालत का फैसला? तो ये तो पूरा एक ब्रेकडाउन हो जाएगा उस मुल्क के अंदर। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो फैसले हैं, ठीक है, उनकी आप इस तरह से स्क्रूटनी शुरू कर दें, ठीक है, और उसमें आप ये शुरू कर दें कि जनाब उसकी वैल्यूज़, कानून, सब के ऊपर सवालात उठाने लग दें। ठीक है, फिर उन्होंने मज़ीद आगे जो जाके लिखा, वो ये कहते हैं कि जी ये अदालत, ठीक है, बोझ नहीं डालना चाहती नेशनल बैंक के, वो उसके अंदर लिख रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके लिख रहे हैं, हाँ, वो कहते हैं कि जी एक आईनी जमहूरियत के अंदर, ठीक है, कानून की हुक्मरानी सिर्फ एक असूल का नाम नहीं है। ठीक है, ये उस निज़ाम की, जिसे कहते हैं ना, लेजिटिमेसी का भी मामला है अगर वहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर वो ये भी कहते हैं कि जो कानून है उसकी और आइन की तशरीह वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी है, ठीक है, अदालत नहीं करनी है। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि उसमें रोड़े अटकाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही ख़तरनाक नज़ीर कायम कर रहे होंगे, जो फिर जाहिर करेगी कि जो एग्जेक्टिव है वो ओवर रीच कर रहा है, वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहा है अदालत की फ़ैसले पर अमल दरामद ना करके, यानी कि उसमें रोड़े अटका कर, जिस तरह का भी पार्लियामेंट एक कानून साजी करके रोड़े अटका रही है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जी अवाम का एतमाद अदलिया में बहाल रखने के लिए फ़ैसलों पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत अहम है। फिर वो कहते हैं कि जो अदलिया होती है वो हुकूक की का दिफा करती है, ठीक है, वो तनाज़ात को तय करती है, कवानीन की तशरीह करती है। ठीक है, इसलिए उनके फ़ैसलों को इस तरह आसानी से ना तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, ना तो कोई आम आदमी ये कर सकता है और ना ही कोई इदारा या कोई भी उसको कर सकता है, क्योंकि उससे फिर ये होगा कि जो अवाम का एतमाद है वो ना सिर्फ अदलिया में ख़त्म हो जाएगा बल्कि हुक्मरान पूरे सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर ये एतमाद आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो फिर अवाम का जो उस जमहूरी निज़ाम है उस पर भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं इसीलिए जो तौहीन अदालत का जो इख्तियार है अदालत के पास, वो इसीलिए है ताकि अदालत अपने फ़ैसलों का नफाज कर सके और अपना एहतराम करा सके कि उसके फ़ैसलों को कोई हल्का ना ले। ठीक है, फिर वो ये भी कहते हैं कि जो शख्सियात होती हैं या इदारे होते हैं, ठीक है, उनसे अगर फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, ठीक है, तो ये फिर अदलिया के निज़ाम के फंक्शन करने पर एक प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और इस इख्तियार के बगैर कि अगर कोई अदलिया बेख्तियार है और वो टुथलेस है, ठीक है, कि अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद ही नहीं कर सकती,
तो वो तो पूरा का पूरा इंसाफ का निज़ाम ही उससे तबाह हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद करना आपके लिए चॉइस का मैटर नहीं है, ये आप पर लाजिम है कि आपने करना है। ये नहीं कि आपकी चॉइस है, आप अमल दरामद करना चाहें कर लेना, करना चाहे ना करें, वो करें, नहीं, लाजिम है करना है। ठीक है, क्योंकि ये आइन की बालादस्ती को कायम रखने का मामला है, जमहूरियत को जिसे कहते हैं मजबूत करने का मामला है। ठीक है, और अवाम का एतमाद निज़ाम इंसाफ और कानून की बालादस्ती में कायम रखने का मामला है। ठीक है, तो ये सब कुछ कह के उन्होंने जो अपना ये मामला हुकूमत के सामने रखा है, तो ये ज़ाहिर करता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमारे इस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। अब चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल भी कल बोले हैं, जो उन्होंने मुनाल और जो मारगला नेशनल पार्क के ऊपर जो फैसला दे रखा है कि आप हमारे तफसीली फ़ैसले का क्यों इंतज़ार करते रहे और आपने शॉर्ट ऑर्डर पे क्यों नहीं अमल दरामद किया। तो यहाँ 12 जुलाई में भी यही मामला है। ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल के अगर फ़ैसले के ऊपर या हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद ना हो तो वो तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अगर 12 जुलाई पर ना हो जिसमें वो इख्तलाफी राय रखते हैं, माइनॉरिटी में है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब, तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही अहम है, मामला तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब ही शायद उनको, क्योंकि अब क्लैरिटी शायद उनको भी हो रही है कि उनको एक्सटेंशन तो नहीं मिलने वाली, मुमकिन नहीं है, तो शायद अब वो भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आखिरी दिनों में कोई कादा कुछ ऐसा करके अपनी लेगेसी तो कुछ बना के जाएं। तो देखते हैं कि वो चलें इन आखिरी 2 माह में ही कम से कम अदलिया की आज़ादी के लिए अपने साथी जजेस के साथ खड़े होते हैं, या अभी भी एग्जेक्टिव के हाथ मजबूत करते हैं, जैसा कि 2 जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान ने, इन 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जिस तरह से एग्जेक्टिव को शय दी है, इलेक्शन कमीशन को शय दी है कि आप मत माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तो बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक मामला है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।